हेलो गाइस, देखिए सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पहला प्रश्न है। मैं सुभाषित कुशवाहा आप लोग ज्ञान लर्न चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए पहले वीडियो दे चुका हूँ बाल विकास का, फिर आगे बढ़ाते उसी क्रम में। पहले दिन तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रयास है कि कुछ दे बता सकूँ। देखिए पहला प्रश्न है, मानसिक गणनाओं की प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना। मानसिक गणनाओं को प्रायोगिक ढंग से, मतलब मानसिक गणनाओं को, जैसे दिमाग में जो गणनाएं होती करते हैं मानसिक गणनाएं, उसको प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके, मतलब समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे। स्मृति कौशल द्वारा, प्रत्यक्षीकरण द्वारा, रुचि द्वारा, शारीरिक कौशल द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं उत्तर दे पाते हैं तो वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया करिए आप लोग, तब समझ में आएगा क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा पहला, स्मृति कौशल। दूसरा, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उससे क्या पाएंगे। मतलब प्रश्न पढ़ के समझ लीजिए। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र है जो भाषा दोष युक्त है, मतलब जो अच्छे से बोल नहीं पाता है, तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उससे आप क्या पाएंगे। पहला है, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, भाषा दोष के कारण वह अधिक अशैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होता है, मतलब दोषयुक्त भाषा बोलता है, तो ये नीचे वाला सब नहीं होंगे। वो कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, तो जब सही से बोलने में तो बोले कैसे। दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, यह कभी नहीं, यह गलत है। वह कक्षा में किसी अन्य छात्रों से पिछड़ा नहीं है, तो इसका आंसर पहला होगा। उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण होता, और सब गलत है। अगला प्रश्न है, किसी बालक के चिंतन की योग्यता उस सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है। जीन पियाजे, क्रो एंड क्रो, हरलॉक, स्किनर। ठीक है, यह है क्रो एंड क्रो का। ठीक है, वीडियो में रोक रोक कर आंसर दिया करिए, तभी समझ में आएगा, और पढ़ के अच्छे से तरीके से समझिए। अगला प्रश्न है, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का, तर्क संबंधी योग्यता का, पठन संबंधी योग्यता के, इन सभी में। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका जवाब। चौथे का, जब बालक किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास उसका होता है तो अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का विकास होता है। ठीक है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा इसको पढ़ेंगे ढंग से। पर केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन। बाल केंद्रित का मतलब समझ लीजिए कि बालक के हित में जो भी बात की जाए वही बाल केंद्रित है। तो पहला है, पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तित्व विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाता है। दूसरा है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यक सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। अगला है, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ देख लिए, पूछा कथन सही नहीं है। ठीक है, और अगला है, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। तो सब सही है, बस यही तीसरा वाला, पाठ्यक्रम बनाते समय उस समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक उपलब्धियों को ध्यान रखें। ये कैसे मालूम होगा कि पाठ्यक्रम का समय कितना होगा। ठीक, और विद्यालय की आवश्यकता में कौन सुविधा नहीं है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है,
आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ। दूसरा, आधे छात्रों के विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों का विकास भिन्न भिन्न दिशाओं में। सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 6वें का आंसर, कई छात्र हैं तो उनका विकास एक दिशा में नहीं होगा। ठीक है, सभी छात्रों में विकास अलग अलग होगा। इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सातवें का जवाब दीजिए। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह में सक्रिय सदस्य कब बनते हैं बताइए। 7वें का तीसरा सही है, किशोरावस्था में बनते हैं। बाल्यावस्था में तो बन नहीं सकते, घर से निकलते नहीं, छोटे मोटे इधर उधर खेलते, लेकिन किशोरावस्था में सदस्य ज़्यादा बनते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? बालक को सबसे सामने प्रताड़ित करेंगे। बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। बालक को समझदारी की अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़े से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। और अगला, आप बालक को आप कहकर संबोधित करेंगे। 8वें प्रश्न का जवाब 8वें का चौथा सही होगा कि बालक को जब आप कहकर संबोधित करेंगे तो वह भी धीरे धीरे समझदारी में आएगी और दूसरे को भी आप कहेगा और आपको भी आप कहेगा। अगला है, 9वां, समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार। 9वां का सही होगा पहला, समाजीकरण में परिवार और पड़ोस का। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जल्दी करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। छात्रों की स्मरण शक्ति को पैना करने का, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करने का, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का, छात्रों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाने का। 10वां का विकल्प क्या होगा? अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरण कार्य करती है। तीसरा सही है, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होना चाहिए? इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसमें पाठ्यक्रम वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है। इसमें पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझने में सहायता मिलती है। इससे समय की बचत होती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के लिए किस सिद्धांत की जानकारी होना चाहिए? 11वां का विकल्प तीसरा सही है कि इसमें पाठ्य पुस्तक को सरल तरीके से समझाने की में सहायता मिलती है। अगर टीचर सरल तरीके से नहीं समझा पाता तो जान लीजिए कि वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। अगला, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, प्रश्न त्रुटि का सिद्धांत। 12 नंबर का विकल्प पहला, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक के गुण नहीं हैं? विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक
कार्यों में विभिन्नता, इसका आंसर तो सभी लोग दे सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन होगा। 13 नंबर का ठीक है, सभी लोग जान सकते हैं कि श्रेष्ठ बालक की प्रतिभाशाली बालक के गुण कौन नहीं है इसमें से। ठीक है, अगला है 14 नंबर, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, रटने का नियम, तत्परता का नियम। तो बच्चों के सीखने का नियम तीसरा होगा 14 नंबर का तीसरा सही है, तत्परता का नियम, जो थर्मोडाइट दिए थे। और आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी सामान्य, ब्रह्मा लिपि। 15 नंबर का पहला ब्रेल लिपि पढ़ने अंधे लोगों के लिए उपयोग होती है। अगला है 16 नंबर, यदि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टि बाधित छात्र है, तो आप नीरज को निचले स्तर के कार्यों करने में छूट देंगे कि माता पिता के से उसे दैनिक कार्यों में करने में सहायता करने को कहेंगे कि छात्र कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। बताइए कौन सही है? 16 नंबर का तीसरा देखिए कि 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता करके उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधों एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? लघु उत्तरी, वस्तुनिष्ठ, अतिलघु उत्तरी, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर जीवा होगा लघु उत्तरी। ठीक है, कुछ मतलब इसमें लिख के बताना पड़ेगा कई जानवरों का नाम, तब लघु उत्तरी होगा। अतिलघु उत्तरी छोटा तो होगा नहीं कि प्रश्न में वस्तुनिष्ठ भी नहीं है कि छाट के बता देंगे, और इनमें से कोई का जवाब ही नहीं। बात है। अगला 18 नंबर, संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या। इस प्रश्न को सभी लोग कर लेंगे, जानते होंगे 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। और अगला 19, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। यह अयोग्यता किन कारणों का परिणाम है? 19 नंबर, उपकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की योग्यता, व्यक्तिगत कहानियाँ, विचारों की परिवर्तनशीलता, उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी। 19 नंबर जवाब दीजिए। 19 नंबर का तीसरा से विचारों की परिवर्तनशीलता। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। ठीक, तो विचारों में परिवर्तनशीलता आती है। अगला है, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें से 10 बच्चों की बुद्धिलब्धि 70 से कम है, तो आप उनमें छात्रों को किस समूह में रखेंगे? मतलब जानते हैं कि जिसकी बुद्धिलब्धि 70 से कम है वह बहुत पिछड़े हुए बालक होते हैं। ठीक, तो इनका जवाब 20 नंबर का तीसरा है, क्षीण बुद्धि वाले छात्र हैं। ठीक है, क्षीण बुद्धि वाले छात्रों में रखेंगे, सृजनशील भी नहीं होंगे, प्रतिभाशाली भी नहीं होंगे। अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता? छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों में व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं वृत्ति। मतलब कौन नहीं किया जा सकता सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा? 21 का जवाब दीजिए। 21 का जवाब होगा तीसरा, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का हम आकलन नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, वाइगॉस्की का सिद्धांत आधारित है। समाज तथा विद्यालय स्तर पर, विद्यालय और शिक्षक स्तर पर अभिभावकों और शिक्षार्थी। मैं वाइगॉस्की और पियाजे और सभी मतलब कई वैज्ञानिकों का पीछे वीडियो में दे चुका हूँ, उसमें देखिए कॉलर का भी दिया हूँ, समझ में आप से समझ लीजिए कि कौन सिद्धांत दिए थे, कैसे दिए थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो वहाँ से देखेंगे तो समझ में आएगा। 22 नंबर का जवाब, 22 नंबर का पहला होगा समाज और संस्कृति। वाइगॉस्की ने समाज और संस्कृति के बारे में समझाया था। अगला प्रश्न है, आदिवासी जाति
कि छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या है सुविधाओं की अपूर्णता, उनका उच्च मानसिक स्तर, उनका मजबूत आर्थिक स्तर, इनमें से कोई नहीं। बताइए 23 नंबर का जवाब। 23 नंबर में जवाब होगा पहला, सुविधाओं और अपूर्णता, मतलब मुख्य समस्या है कि उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है। अगला है जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की उपरांत प्रायत नैतिक अवस्था में निहितार्थ हैं। जीन पियाजे के द्वारा, कोहलर के वर्क के द्वारा नहीं। ठीक है, 24 नंबर का जवाब। 24 नंबर में इस अवस्था में बालक शताब्दी वातावरण से दूर होता है। इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। यह अवस्था बालक के सभी साथी के बीच के संबंधों के परिणामात्मक स्वरूप पैदा होती है। इस अवस्था में बालक में तर्क संगता, लचीलापन तथा सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के गुण पाए जाते हैं। इसका जवाब 24 नंबर का जवाब दूसरा सही है। इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा रहता है। 25वां है, बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है समस्या को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, समस्या का समाधान करना, संज्ञान का अंत करना। बालक में चिंतन तर्क का उद्देश्य क्या हो सकता है? ठीक है, 25 नंबर का जवाब तीसरा सही है, समस्या का समाधान करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है अफेज्मा, डिस्लेक्सिया, अग्रेफिया या डिस्ग्राफिया। 26 नंबर का जवाब होगा पहला, सीखने की क्षमता होगा अफेज्मा। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षण में तात्पर्य है जिसमें शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम व सिद्धांत सीखता है। दूसरा है जिसमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है। तीसरा, जिसमें शिक्षार्थी माता पिता के सहयोग से सीखता है, जिसमें शिक्षार्थी अधिक मानसिक विश्रांति के साथ सीखता है। 27 औपचारिक शिक्षण से बात की जा रही है, मतलब जो बाहर से मिलता है, औपचारिक जो विद्यालय से प्राप्त हो शिक्षण, उसे शिक्षण की बात है। 27 नंबर जवाब पहला है जिसमें विद्यार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण के नियम व सिद्धांत से सीखता है। ठीक है, औपचारिक का मतलब जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक का मतलब जो बाहरी वातावरण से शिक्षा मिलती है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया, व्यवहार बराबर कार्य व्यक्तित्व प्लस वातावरण, B=F(P&E)। डालमैन, लेविन, ड्यूवी और थर्नडाइक। 28 नंबर का जवाब होगा दूसरा, लेविन। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इसमें बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण से होती है। आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में बुद्धि का तेज़ी से विकास होता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। 29 नंबर का एक पहला सही है, बच्चों में पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होता है। ठीक है, 30 नंबर, यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब 10 है, 12 वर्ष का बालक है तो मतलब पिछड़ा बालक है, तो देखिए छात्र को निम्न कक्षा में हस्तांतरित कर दें ताकि उसे पढ़ने में कठिनाई न हो। छात्र को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों में समूह में स्थापित कर दें जब तक कि उसको ठीक से परीक्षण न कर लें। कोई भी अंतिम निर्णय न लें। प्रधानाचार्य की संस्तुति करें कि उनमें से कोई विशेष कक्षा का प्रबंध करें। 30 नंबर का जवाब तीसरा सही होगा,
कि मतलब पहले उसको समझें ठीक ढंग से, फिर इसके बाद तब निर्णय लें। जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण ना कर लें कोई भी अंतिम निर्णय ना लें। ये सही है। तीसरा इस तरह से देखिए, सीटेट यूपीटेट में समय बहुत कम होता है। 30 मिनट हर 5 प्रश्न, 5 तरह के प्रश्न होते हैं। बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, पर्यावरण, गणित। तो सब में हम 30-30 नंबर का, जैसे हम 30 प्रश्न अभी किए, इन 30 प्रश्नों में देखिए हमने 17, 18, 19 मिनट का समय लिया। इतने समय में अगर एक पेपर को आप हल कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो जान लीजिए कि समय की बचत होगी और गणित में हम इन समय का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कम से कम समय में पेपर को हल करने का प्रयास कीजिए और यह बाल विकास को दोहराइए। फिर आगे वाली वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि दें कुछ नया नया, और समय का ध्यान रखते हुए पेपर सेट खरीद लें बुक, और उससे उपयोग अधिक से अधिक अभ्यास करने से होगा। और किताबों को, तो पुरानी किताबें पीछे उनका सिलेबस सब वही है, पढ़ने की कोशिश करें, अधिक से अधिक पढ़ें तो ज़रूर ही सफलता मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं सुभाष पुष्पा आप लोग को प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो दे रहा हूँ। मैथ, बाल विकास, हिंदी, और क्लास 9, 10 और 11 का भी मैथ चल रहा है। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।